नमस्कार, मैं प्रियनाथ कुमार आप सभी का हंस पाठशाला के YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसकी आप सभी को हार्दिक बधाई। इसके साथ बिना किसी भूमिका के हम अपनी कक्षा पे आते हैं। पिछली कक्षा में हम भाषा से संबंधित सिद्धांत, भाषा के रूप, भाषा के विभेदीकरण के आधार, उसके भेद आदि को विस्तार से जाने। एक कक्षा भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के संदर्भ में रखी गई है। पिछली कक्षा में मैं बता चुका हूँ, अब तक के अपने 2 वीडियो में बना चुका हूँ भाषा से संबंधित। ये मेरा तीसरा वीडियो है जो नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT आदि सारी कक्षाओं के लिए। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा है भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अब 1500 ईस्वी पूर्व से अब तक की जो भाषा विकास की परंपरा है, यानी मानव सभ्यता के विकास से अब तक की जो भाषाएं विकसित हुई उसको भारतीय आर्य भाषाएं के अंतर्गत पढ़ेंगे और इसको कालक्रम के दृष्टिकोण से 3 खंडों में विभाजित करते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को कालखंड की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त करते हैं। क में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ख मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में विभक्त करते हैं। इसके अंतर्गत पहली जो भाषा है उस पर विचार करते हैं, तो इसका नामकरण किया गया वैदिक साहित्य, क्षमा चाहूंगा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की समयावधि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित की गई। यहाँ पर एक चीज को और ध्यान में रखेंगे, एक बिंदु को, वो यह कि जो कालखंड बांटा जाता है, जो समयावधि निश्चित की जाती है, इस समयावधि का मतलब ऐसा नहीं होता कि 1500 ईस्वी पूर्व एकदम एग्जैक्ट 1500 ईस्वी पूर्व में ही शुरू हुआ था और 1000 ईस्वी पूर्व में ये भाषा विनिष्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। इस दरमियान ये भाषा प्रमुखता से यूज की गई।
इसका उपयोग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत भाषा का उपयोग साहित्य में प्रमुख रूप से किया गया। दूसरी भाषा लौकिक संस्कृत की है। लौकिक संस्कृत की समयावधि 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित की गई। लौकिक संस्कृत की समयावधि 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रखी गई। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय आता है। इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश। कहीं कहीं इन तीनों को प्राकृत बताकर प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत क्रमशः बोलते हैं। पाली भाषा, प्राकृत भाषा और तृतीय अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा का समयावधि 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक निर्धारित किए गए। प्राकृत भाषा का इसी प्रकार 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा के 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषा का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटे और इन 3 वर्गों को भी, इन 3 कालखंडों को, जैसे पहला कालखंड प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा खंड को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तृतीय खंड को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा गया। प्रथम खंड के भी 2 भाग, वैदिक संस्कृत जिसकी समयावधि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, दूसरी लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत जिसकी समयावधि 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्रथम इसमें पाली जिसकी समयावधि 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत द्वितीय प्राकृत भाषा जिसकी समयावधि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, तृतीय अपभ्रंश भाषा जिसकी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तीसरी जो भारतीय आर्य भाषा है वो आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम हिंदी आदि जो भाषाएं हैं, हिंदी के साथ में दक्षिणी उर्दू जिसको बाद में बोला गया, उस भाषा का भी विकास इसी कालखंड में पढ़ेंगे। तो इस पर क्रमवार पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश पर हम लोग क्रमवार विचार करेंगे। तो हम लोग क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से लेकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 वर्गों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो हम प्रथम वैदिक संस्कृत पे ध्यान देंगे। वैदिक संस्कृत की समयावधि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रखी गई। वैदिक संस्कृत में वैदिक साहित्यों की रचना हुई। हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों वेदों की रचना वैदिक साहित्य के अंतर्गत हुई। इसके वेद, इसके साथ वैदिक साहित्य के साथ वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद आदि की रचना वैदिक संस्कृत में हुई। तो इसमें वैदिक रचनाएं इसमें हुई, रचनाएं या साहित्य कह सकते हैं। तो इसमें वेद या वैदिक साहित्य कह सकते हैं, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या ले लेंगे, इसके अंतर्गत वेद, संहिता, वेद, संहिता, संहिता के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद उपनिषद। वेद, 4 वेद हुए, प्रत्येक वेद के एक ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की समयावधि निर्धारित की गई है। लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्याय में वर्णन किया गया, जिस भाषा का पाणिनि ने अष्टाध्याय में जिस संस्कृत का वर्णन किया है, वही लौकिक साहित्य का स्वरूप है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में वर्णित संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहते हैं। जो संस्कृत है वही लौकिक संस्कृत है। अष्टाध्याय, पाणिनि के अष्टाध्याय में वर्णित संस्कृत वही स्वरूप। इसकी रचनाएं या इसके लौकिक संस्कृत के साहित्य के उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं रामायण तथा महाभारत। अब इसके बाद दूसरे पड़ाव मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम देख चुके हैं, 3 भागों में विभक्त किए, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो इसके प्रथम पाली में हम विचार करेंगे। पाली भाषा, पाली भाषा की समयावधि 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक निर्धारित है। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली के संदर्भ में एक युक्ति कही जाती है, पारखतीति, पारखतीति। पारखतीति बुद्ध वचनम, बुद्ध वचनम इति पाली।
अर्थात जो बुद्ध वचन को पाले, जो पाल कर रखे, जो संग्रहित करके रखे, वही पाली है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना इस भाषा में हुई है। बौद्ध साहित्यों की रचना, साथ में अटकथा साहित्य, दीपवंश, महावंश आदि रचनाएं, साथ में अटकथा साहित्य, कथा साहित्य, अटकथा साहित्य, दीपवंश, महावंश आदि रचनाएं पाली भाषा में हुई। पाली भाषा के नामकरण को लेकर यह भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ कर लेते हैं हम लोग। पाली भाषा के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में विभिन्नता रही, उनके मत एक नहीं रहे, मतैक्य की कमी रही। इनके कुछ प्रमुख जो नामकरण संबंधित सिद्धांत हैं उसमें है पहला, पाली को पल्ली से उत्पन्न माना गया। पल्ली अर्थात ग्राम से, इसको ग्राम्य भाषा भी कहते हैं। हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि भाषा हमेशा जटिलता से सरलता की ओर, संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर परिवर्तन करती रहती है, गतिशील रहती है। तो इसी गतिशीलता में इसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाते हैं। एक समय के बाद, एक समयावधि के उपरांत भाषा के स्वरूप में, उसके गठन में परिवर्तन आ जाता है। तो वही परिवर्तन संस्कृत जब अपने को परिवर्तित कर ली, जब संस्कृत साहित्य की रचना जो होने लगी, संस्कृत साहित्य और जन भाषा के बीच में जब बदलाव, जब एक गैप आने लगा, दोनों की भाषाओं के बीच के अंतर होने लगे, तब एक नई भाषा का जन्म हुआ, जो पहली सरलीकृत भाषा, पहली देश भाषा पाली को बोलते, पहली देश भाषा जिसको बोलते हैं, पहली देश भाषा, इसको बोल सकते हैं पाली। इस सरलीकरण के द्वारा जो प्रथम भाषा आ रही है संस्कृत के सरलीकरण के द्वारा, ये पाली में ही आ रही है। ये आप इसके सरलीकरण के द्वारा हम देखेंगे कि नपुंसक लिंग का कम प्रयोग, इस नपुंसक लिंग के जितने भी शब्द हैं उनका पुल्लिंग में परिवर्तन होने की जो क्रिया आती है वो यहीं से शुरू होती है। और एक कारण, एक चीज यहाँ पर और है कि जो आप आगे पढ़ेंगे कि संस्कृत के जो नपुंसक लिंग है वो पुल्लिंग में बदल जाते हैं और लिंग की संख्या केवल रह जाते हैं, यहाँ पे दो ही लिंग रह जाते हैं। तो इसका पुल्लिंग में बदलने के पीछे भी एक कारण है कि जो संस्कृत के नपुंसक लिंग थे, प्राय उनका जो प्रयोग था पुल्लिंग की ही तरह था। तो इस तरह भाषा अपने को सरलीकृत करते चली गई। पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इसके नामकरण पर, पाली के नामकरण पर, तो इसका पहला सिद्धांत पल्ली से उत्पन्न माना गया। किससे उत्पन्न? पल्ली से उत्पन्न माना गया। दूसरा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्यों की रचना, बौद्ध साहित्यों की रचना पाली भाषा में हुई और बौद्ध साहित्य का केंद्र मगध रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान गया के ही, बोध गया में प्राप्त हुआ, गया के निकट। उनका जन्म लिच्छवी गणराज्य में हुआ था, पटना के ठीक गंगा उस तरफ के गणराज्य। वैशाली, क्षमा चाहूंगा लिच्छवी बोल रहा हूँ, लिच्छवी गण था, वैशाली गणराज्य था, वहां हुआ। तो बौद्ध से जुड़े होने के कारण
और उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसी पाटलिपुत्र के पाटिल से पाटिल से उत्पन्न माना गया। पाटिल शब्द से पाली को उत्पन्न माना गया। तीसरी विचार पंक्ति से माना गया। चूंकि बुद्ध के वचनों को पंक्तिबद्ध किया गया, बुद्ध के वचनों को जिस भाषा में पंक्तिबद्ध किया गया उसका नाम पाली रखा गया। तो ये नामकरण संबंधित जो विवाद थे, जो नामकरण संबंधित इस विद्वानों में मतों की विभिन्नता थी, उसके प्रमुख बिंदु को मैंने यहाँ पे रखा। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन ये मानने वाले हैं कच्चांक। इसमें 10 स्वर तथा 33 व्यंजन मानने वाले हैं मोगलां। पाली भाषा को शिलालेखी भाषा भी बोलते हैं। शिलालेखी आप उस पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तथा आप लोगों से निवेदन है, बार बार निवेदन है कि आप मेरी कक्षा पर मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।